तो शुरुआत करते हैं। आज जो है वो हम हमारे जो मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस हमने शुरू की है उसमें हम क्लास 6 को कवर करेंगे। हमारा ये टारगेट है कि ऑलमोस्ट 30 डेज में जो है वो हमें कवर करना है पूरे के पूरे GS2 को। इसमें हम एक कंट्री को कवर कर चुके हैं, रशिया। ठीक है, और कल के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, जिस तरह से हमने रशिया को कवर किया था तो उसी तरह से हम कल एक और कंट्री के बारे में बात करेंगे, और वो कंट्री रहेगी फ्रांस। एक फ्रांस हम पढ़ेंगे, एक तो फ्रांस को साथ में मतलब कवर करना, और फ्रांस के साथ में ना हम एक और कंट्री की बात करेंगे, दैट इज यूके। तो यूके और फ्रांस यानी कि आपका जो अभी प्रेजेंट टाइम पे यूनाइटेड किंगडम है वो, और आपका फ्रांस, ये दो कंट्रीज के बारे में जो वो हम कल प्रॉपर पढ़ेंगे। और इसके साथ में हमारा जो ऑलमोस्ट जो है वो यूरोप भी कवर हो जाता है। तो यानी कि हम यूरोप को भी कवर करेंगे और साथ में जो है वो ये दो कंट्रीज भी रहेगी। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किस अप्रोच के साथ आपको चलना है जब आप इनको पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो आपको मैप बेस्ड क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आपको यूरोप का मैप पूरा बनाना आना चाहिए और क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कौन सी कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, रट्टा मार लो चाहे। तो पूरा जो है वो लर्न करने का टारगेट ये रहेगा कि आपको ये सारा का सारा लर्न होना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर होना चाहिए। और इसमें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करना है। देखो, फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पर जा सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वर्ल्ड पे और इंडिया पे। तो दोनों को एक साथ में ही कवर करेंगे यहाँ पे कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा और वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ा। एक तो ये अप्रोच हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और सेकंड, उसके बाद हमें यहाँ पर पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज मैसूर। मैसूर जो है वो किस तरह से फ्रांस के साथ लिंक था, ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसमें आप हैदर अली और टीपू सुल्तान इन दोनों के बारे में पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। देन उसके बाद हमें पढ़ना है फ्रांस के बारे में, कि जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें फ्रांस का क्या रोल रहा, और किस तरह से जो फ्रांस की आइडियोलॉजी थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, वो किस तरह से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इफेक्ट करता है या किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। और साथ में उसके बाद जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो है वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। इन दोनों को आपको साथ में पढ़ना है कि इसमें फ्रांस का क्या रोल रहा। तो इस तरह से आप बेसिक कवर करना। फिर उसके बाद 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो देन हमारे फ्रांस के साथ रिलेशंस बने। फिर इसमें आप इसको पॉलिटिकल या हम इसको कह सकते हैं डिप्लोमेटिक। फिर उसके बाद आपका सोशल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। इसमें आप अगर हम बात करें साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि स्पेस को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सोशल में आप एजुकेशन को ऐड कर सकते हैं या फिर इंडियन डायस्पोरा, इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो पूरा फ्रांस आप इस तरह से कवर करना। प्लस 1947 के साथ में आप यहाँ पर एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान में जो है वो फ्रांस से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, तो वो भी आपको साथ के साथ में जो है वो पूरा जो है वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ऑलमोस्ट समझ आ गया ये सारा? हाँ क्लियर जी हुआ? सर। किसी को ना समझ आया हो ये? नरेंद्र, क्लियर? यस सर, क्लियर। देन उसके बाद सिमिलर यूके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह से जो है वो आपको इसको पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है। कोशिश करना कि आपको जो है वो इसको एक अलग तरह से जो है वो फॉलो करना है। इसमें आप हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, कॉलोनियल पीरियड अगर हम बात करें तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, आप बेसिक पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ना कि पूरा जो है वो आप कंपनी से शुरू कर दो और टिल उसके बाद जो है वो हम क्राउन तक पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल बेसिक पढ़ना है कि फ्रीडम स्ट्रगल टाइम जो है वो हमारा क्या रहा, और उसमें किस तरह से जो है वो एक हम देखते हैं फैक्टर लिंक करता है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से। प्लस साथ में उसके बाद आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने हैं कि भारत और यूके के बीच में जो है वो बाद में किस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने, इसको भी साथ के साथ में कवर करेंगे। इसमें आप पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ में आपका सोशल, इकोनॉमिक, ये सब फ्रंट बता सकते हैं। स्पेस भी आप यहाँ पर बता सकते हैं।
प्लस उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझना, ब्रिटेन एग्जिट, जिसको एक तरह से ये काफ़ी टर्म न्यूज़ में रही है। तो यहाँ से जो आपका रिसेंट फैक्टर्स है, रिसेंट आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, रिसेंट फैक्टर कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर साथ में बता देता हूँ कि यूके और आपका ग्रेट ब्रिटेन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। और मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पूरा कवर करना, यानी कि यूरोप का मैप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। समझ आ गया पूरा टॉपिक क्या जो हमने डिस्कस किया कि हमें क्या कवर करना है? Yes, sir. सर। देन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है वो हमारी जो क्लास 6 हम कवर करेंगे, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट के बारे में। क्या होती है गवर्नमेंट? ज्योति मैम आपसे पूछते हैं गवर्नमेंट क्या होती है? एक बेसिक सा क्वेश्चन, सरकार क्या होती है? गवर्नेंस के लिए सर हमें लीडर्स की जरूरत है, तो वो लीडर्स मिलके लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं और लॉज और रेगुलेशंस देखते हैं। ओके, नरेंद्र आप बताओ सरकार क्या होती है? सर जैसे नीतियों को बनाने के लिए एक लेजिस्लेचर भी मान सकते हैं, साथ विधायिका और कार्यपालिका केंद्र के लेवल पे और राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे, ये 3 स्तर पे काम करती है हिंदुस्तान के हिसाब से। बाकी से ये नीतियां बनाती है और उसको लागू करती है। ओके, पारस आप बताओ। सर सरकार का अगर सिंपल मतलब लिया जाए तो लोगों के लिए, लोगों के प्रति जो है वो इसको इनको सरकार का जो है वो निर्माण किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य नीतियों का निर्माण करना, कुछ सेट ऑफ रूल्स का को प्रोवाइड करना और इसी के साथ-साथ जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ, जैसे कि उनके लिए सेट ऑफ रूल्स और कुछ पॉलिसीज़ बनाना, ताकि एक सीमलेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाया जा सके। और इसके अलावा देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका कुछ प्रावधान रखा गया है, सरकार कैसे बनती है, सरकार का कार्य कैसे होगा। हाँ हाँ बताओ। फॉर एग्जांपल सर, यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में आर्टिकल 79 बताता है। ओके, तो दैट मीन्स हम सिंपल सेंस में समझ सकते हैं कि सरकार का मतलब हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीन जो है वो विंग्स होते हैं, ये तीनों मिलकर सरकार बनाते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है कि कोई भी जो देश है उसको चलाने के लिए एक विभाग जो होता है जिसमें इंक्लूड होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसको हम बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में सरकार बोल सकते हैं। अब सरकार से मिलता जुलता वर्ड हमारे मेंस में काम का है, दैट इज गवर्नेंस। और GS2 में अगर हम बात करें तो अलग से मेंशन्ड है गवर्नेंस के बारे में, और गवर्नेंस का हिंदी में मतलब होता है शासन। गवर्नेंस का जो हिंदी का मीनिंग हो गया दैट इज शासन। और बेसिकली अगर हम बात करें गवर्नेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसी से जो है वो हम गवर्नेंस की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे पहला जो यहाँ पर गवर्नेंस में टारगेट या गवर्नेंस में पॉइंट इंक्लूड होता है दैट इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क, प्रोसेस और मैकेनिज्म, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब हम बात करते हैं। ये फ्रेमवर्क, प्रोसेस और मैकेनिज्म, इन थ्री के थ्रू, ये तीनों के थ्रू जब जो है वो क्या होगा, कोई भी पावर एक्सरसाइज की जाती है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो कैरिड आउट किया जाता है। यानी कि फ्रेमवर्क, प्रोसेस और मैकेनिज्म, इन तीन पैरामीटर्स के थ्रू जो भी काम किया जाता है या फिर कोई प्रोसेस को कैरिड आउट किया जाता है या फिर कोई पावर एक्सरसाइज की जाती है, उसको कहते हैं गवर्नेंस। डेफिनेशन क्लियर हुई? फ्रेमवर्क का मतलब क्या हो गया कि पॉलिसी बनाना, प्रोसेस मतलब उसको इंप्लीमेंट करना, और मैकेनिज्म मतलब कि किस तरह से जो है वो पॉलिसी को लागू किया जाएगा, किस तरह से जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। ये सभी को मिलाकर जो है वो पावर्स, जो फंक्शन सरकार परफॉर्म करती है, जितने भी सरकार काम करती है रिगार्डिंग कोई भी वेलफेयर पॉलिसी होगी, या फिर अगर हम बात करें कोई स्कीम हो गई, या फिर अगर हम बात करें कोई फॉरेन डिप्लोमेसी होगी, उन सभी को जो है वो गवर्नेंस कहा जाता है।
और मेन पैरामीटर्स, ये 3 लिंक होते हैं शुरू में सबसे पहले, बिल्कुल बेसिक। ये समझ आ गया? हाँ जी सर। देन उसके बाद गवर्नेंस में 3 जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिंक होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट लिंक होता है दैट इज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जो हमने अभी बात करी, हम इसको बिल्कुल एज इट इज इस तरह से लिख सकते हैं कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम जो है वो सरकार का पहला रहता है। देन उसके बाद सरकार का दूसरा जो काम रहता है दैट इज डिसीजन मेकिंग, कि सरकार जो है वो डिसीजंस लेती है, डिसीजन मेकिंग में सरकार का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और दूसरा और जो थर्ड रहता है दैट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब सरकार जो है वो क्या होगा, मतलब आपका जो है गवर्नेंस में जो है वो पॉइंट इंक्लूड होता है कि जो है वो सरकार पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होगी। ये 3 जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मतलब एक तरह से इंक्लूड होते हैं। और ये जो पॉइंट्स है ना, अभी मॉडर्न टाइम में अगर हम बात करें तो मॉडर्न टाइम में ये पॉइंट्स कहाँ पर लिंक करते हैं? ये मॉडर्न टाइम में पॉइंट्स लिंक करते हैं आपका एक तो सिविल सोसाइटी के साथ। कहीं ना कहीं इन 3 का मेन टारगेट क्या है? सिविल सोसाइटी। और सेकंड जो यहाँ पर आता है दैट इज प्राइवेट सेक्टर, जो अभी लिंक करते हैं, मैं बताता हूँ कि किस तरह से लिंक होते हैं ये। और थर्ड हो गया गवर्नमेंट। सिविल सोसाइटी मतलब पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन, तो ये भी जो है वो एक तरह से लिंक करता है गवर्नेंस के साथ। तो जो हमने ये 3 विंग्स की बात की, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, और थर्ड वन हो गया हमारा यहाँ पर एक तरह से जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट गवर्नेंस के 3 मेन विंग्स होते हैं। गवर्नमेंट का मेन टारगेट रहता है यहाँ इन तीनों पर। और ये 3 जो पॉइंट्स है वो फाइनली डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, एक तो सिविल सोसाइटी के साथ, ठीक है, प्राइवेट अगर हम बात करें सेक्टर के साथ, और गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट के साथ किस तरह से लिंक होते हैं ये? गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाती है, डिसीजन मेकिंग लेती है, और साथ में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से अकाउंटेबल होती है पब्लिक के लिए। सिविल अगर हम बात करें तो ये सारे जो काम होता है ये सबका सब किसके लिए होता है? सिविल सोसाइटी के लिए होता है। एक सोसाइटी के लिए सब कुछ किया जाता है ताकि सब लोग मिलकर साथ में रहें, इक्वालिटी हो, ठीक है, सबका जो है वो यहाँ पर टारगेट रहता है वेलफेयर प्रमोट करने का सरकार का। और जो थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, तो ये लिंक करता है इस तरह से कि जिसमें हम बोल रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन, ताकि हम एक कॉपरेटिव गवर्नमेंट को चलाएं। एक जो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है वो कॉपरेटिव होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो है आपका कॉपरेटिव फेडरलिज्म। कॉपरेटिव फेडरलिज्म को जो है वो आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट क्लियर हुआ आपका? ये समझ आया? यस सर। हाँ जी सर। देन देखो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है, स्पेशली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें हमें फीचर्स क्लियर होने चाहिए कि जो गवर्नेंस है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। एवरेज आपको जो जो फीचर्स पता है आप बताओ कि एक जो आइडियल गवर्नेंस होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। जो बेसिक पॉइंट्स आपको पता हो आप बता सकते हैं। पहला पॉइंट अकाउंटेबिलिटी। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको उसको जस्टिफाई करना है। और जस्टिफाई करने का सबसे पहला काम हम देते हैं ज्योति मैम आपको आपको बताना है कि अकाउंटेबिलिटी को कैसे हम कह सकते हैं कि ये गवर्नेंस का फीचर है। कि सरकार जो है वो अकाउंटेबल है, किस तरह से हम इसको बता सकते हैं? सर एग्जाम्पल, हाँ, कोई एक एग्जांपल। जैसे सर प्रीवियस गवर्नमेंट ने शुरू किया था जनमंच, तो उसमें हमारे को डायरेक्ट गवर्नेंस दिख रहा था, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट पे। जनमन सिस्टम, ठीक है। तो अब इस तरह के एग्जांपल्स अगर आप ऐड करते हो तो मे बी आपको जो है वो अच्छे नंबर मिले, ठीक है। बट फाइनली फिर वो तो सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो अकाउंटेबिलिटी से ये क्लियर होता है कि सरकार अकाउंटेबल है। तो दैट मीन सरकार अपने जो डिसीजंस ले रही है सरकार उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर रही है, और इससे जो है वो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो रही है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग जो है वो नरेंद्र आप बताओ कोई एक एग्जाम्पल। सर ट्रांसपेरेंसी में जैसे अभी पीछे कुछ टाइम पहले सुना था कि एमएलए लोगों के बीच जनमंच करा रहे हैं सर। तो जनमंच यानी कि लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, थोड़ी सी पारदर्शिता दिखती है गवर्नमेंट में, और आरटीआई वगैरह कुछ में ले सकते हैं।
हाँ, यहाँ पर हम आरटीआई का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस या फिर इक्विटी, इसका कोई एग्जाम्पल बताओ पारस साहब। नहीं पता सर, सॉरी किसी सर। किसी और को पता हो? पारस आपको पता हो, सॉरी नरेंद्र आपको पता हो या मैम आपको? सर इक्विटी यानी समता, हाँ हाँ, ठीक है। इंक्लूसिवनेस यानी कि सर मतलब कि सभी को साथ लेके और सब में थोड़ी सी मतलब एक तरह से समानता लाना, कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना, बराबरी में लाना, जो ऑलरेडी मेन और इनके साथ। इंक्लूसिवनेस का? इंक्लूसिवनेस का कोई एक एग्जांपल आपके माइंड में हो? नहीं सर, इसका नहीं। इंक्लूसिवनेस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो इंक्लूसिवनेस है उसका हिंदी मीनिंग क्या रहेगा? सर विशेष। स्पेशल एक यस सर। दैट मीन्स, या फिर अगर हम सिंपली कहें तो समग्रता। अगर प्रॉपर हम हिंदी में लेकर चल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इंक्लूसिवनेस है उसका मीनिंग हो गया समग्रता। अब क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट समझना है कि इक्विटी का मतलब तो ये क्लियर हो गया कि हम जो है सरकार का गवर्नेंस में जो है वो सबको जो है वो एक नज़र से देखा जा रहा है। इंक्लूसिवनेस मतलब कि जो हमारी जो गवर्नेंस होगी वो एक तरह से जो है वो जो सभी को इंक्लूड कर रही है। एक एक नज़र से देखने का मतलब कि सभी को एक जैसा देखकर जो है वो एक नज़र के साथ जो है वो अप्रोच वाली मतलब एक नज़र वाली अप्रोच लेकर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रॉपर जो है वो जो यहाँ पर सरकार का टारगेट रह रहा है वो ये रह रहा है कि एक इनकॉर्पोरेशन बनाकर चलना है, सबको साथ में लेकर चलने वाला कंसेप्ट आता है। इफेक्टिवनेस, अगर हम बात करें तो इफेक्टिवनेस का सिंपल ही समझ सकते हैं कि जो भी सरकार डिसीजन ले रही है वो कितना इफेक्टिव रह रहा है और वो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए सरकार किस तरह से जो है वो रोल प्ले कर रही है। और हम इसमें एक बता सकते हैं एफिशिएंसी, यानी कि सरकार को अगर कोई सरकार पॉलिसी लेकर आ रही है तो सरकार कितनी एफिशिएंट है, कितनी जो है वो पैशनेट है उस स्कीम को लेकर, या फिर अगर हम बात करें कि सरकार कितना जो है वो हाई लेवल तक जो है वो एक तरह से प्रोग्राम या इनिशिएटिव को लॉन्च कर रही है, ये सभी गवर्नेंस में इंक्लूड होता है। सेकंड, उसके जो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट बनेगा या फिफ्थ पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा रूल ऑफ लॉ, जो भी गवर्नेंस से लिंक करता है। इसका एग्जांपल बताओ पारस की जो आपका रूल ऑफ लॉ का कोई एग्जांपल आपके माइंड में हो। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसका एग्जांपल हो सकती है रूल ऑफ लॉ का। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि सरकार अपनी तरफ से कोई भी रूल्स नहीं चला देती ना, वो क्या करती है प्रॉपर कानून बनाती है, फिर उस कानून बनाने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब इम्प्लीमेंट होगा तो उसको फॉलो किया जाएगा, तो इससे ये क्या क्लियर होता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो चल रहा है। पार्टिसिपेशन भी गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट विंग है, और पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे यहाँ पर जनरली कितनी तरह का पार्टिसिपेशन सरकार में देखा जाता है। एक देखा जाता है डायरेक्ट और दूसरा आता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो एमपी एमएलए एक तरह से डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में जो है वो हम एक तो वोट का सिस्टम बता सकते हैं कि हम वोट कर रहे हैं, हम वोट डाल रहे हैं, वो भी एक इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन हुआ। सेकंड, हम यहाँ पर पॉइंट बता सकते हैं एनजीओज का, एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स, ये इनके थ्रू भी जो है वो हम जो है वो गवर्नेंस को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स है जो कि हमें गवर्नेंस के बारे में याद रखने हैं। ये क्लियर हुआ? देन उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। कितने टाइप्स होते हैं गवर्नेंस के? कोई एक टाइप जो बहुत न्यूज में रहता है? ज्योति मैम? सर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। कोई एक और गवर्नेंस जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है?
डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ये भी सही है। कोई और एक गवर्नेंस जो बहुत न्यूज़ में रहती है? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस। गवर्नेंस, तो ये भी जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहती है। एक और भी है जो न्यूज़ में रहती है और जिसके बारे में अभी अभी हमने बात भी की थी, कोऑपरेटिव गवर्नेंस। तो ये चार तरह की मेनली गवर्नेंस है। वैसे तो देखो बहुत सारे टाइप्स है गवर्नेंस के, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मेनली जो हमें पढ़ना है आज वो हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। क्या समझते हैं आप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से समझते क्या हैं? So where the power is vested to the people. ओके, दैट मीन्स कि पावर जो है वो पीपल के पास है, मेन पावर जो है वो लोगों के पास है, दैट इज गवर्नेंस। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि लोगों के पास पावर कैसे पता चलता है लोगों के पास पावर है? Sir, कौन? having power to elect their own representative. इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू पता चलता है कि लोगों के पास पावर है, या हम इसको कह सकते हैं वोट। इतनी पावर होती है वोट में कि वो गवर्नेंस मॉडल को डिसाइड करती है कि किस तरह की गवर्नेंस होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमारे, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में, तो हम जो है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। तो इसमें जनरली अगर हम इसको इन डिटेल और पूरा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो हमारे लिए डेमोक्रेसी, या अगर हम बात करें जो जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है वो दो तरह की है। एक प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें बनती है, और दूसरा पार्लियामेंट्री। तो हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, और इसके कुछ फीचर्स हम साथ के साथ में डिस्कस करेंगे। हमारा यहाँ पर इससे इसके आगे जो टारगेट रहेगा उसमें हम बेसिक फीचर्स देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे इसको साथ में जो है वो आपका प्रेसिडेंशियल के साथ। मतलब मेन कोशिश यही रहेगी कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उसको लिख पाए। तो देखो, सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें कितनी तरह की गवर्नमेंट इंक्लूड होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? आज अगर हमारे पास भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे पास क्या क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? Sir, lower house, upper house, and president is the integral part of. दिस इज पार्लियामेंट। बट लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, तो जब गवर्नमेंट इंक्लूड हो रही है तो हमें यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स के थ्रू इनको बताना पड़ेगा। होगा यही पार्लियामेंट, लाइक अपर हाउस लोअर हाउस, लेकिन हमें इनके लिए टर्म जो है वो अलग फॉलो करनी पड़ेगी। ज्योति मैम आप बताओ। बाइकैमरलिज्म। हाँ जी। बाइकैमरल। बाइकैमरलिज्म, ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है वो। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत में अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? नरेंद्र आप बताओ। मैंने कहा था कि इसको सर, पढ़कर आना। सर लोअर हाउस, अपर हाउस, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीट, और उनके विभाग सर, मंत्रालय अलग अलग उसमें, जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री, उसके बाद स्टेट मिनिस्ट्री। ये सभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। अब हम इसको ध्यान में रखना, ये बिल्कुल नरेंद्र ने सही कहा कि जो आपके यहाँ पर, ठीक है, लोअर हाउस अपर हाउस ऑलमोस्ट ये भी होते हैं, और उसके बाद सेक्रेटरीट हो गए, फिर उनके अलग अलग विभाग हो गए, ये सभी जो है वो इंक्लूड होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन ये सब ना आपका प्रेसिडेंशियल में भी होते हैं। तो ये कॉमन फीचर रहता है दोनों के बीच में। जो इनकी ब्रॉड टर्म्स इनके लिए हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले वो करता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कि एक ऐसी बॉडी जो क्या करती है, कानून बनाती है। इसका मेन टारगेट है कानून बनाना, लॉ मेकिंग का काम रहता है लेजिस्लेचर का। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, या इसमें अगर हम बात करें, वो होता है एग्जीक्यूटिव। इसका क्या काम होता है? इंप्लीमेंट करना।
जो भी कानून बनाए उनको इंप्लीमेंट करती है एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद थर्ड होती है जुडिशरी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो थर्ड पिलर होता है दैट इज जुडिशरी। और जुडिशरी की अगर हम बात करें यहां पर, तो जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन का काम होता है मेनली। और थर्ड उसके सेकंड काम जो इसका होता है वो होता है एक तरह से गार्डियंस का, कि ये जो है वो हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करके रखती है। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल रहता है दैट इज जुडिशियल रिव्यू। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पे एक फोर्थ भी इंक्लूड होगा हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, एक पॉइंट और इंक्लूड होगा, वो कौन सा होगा? थोड़ा सोचो। लेजिस्लेचर की हमने बात कर दी, एग्जीक्यूटिव की हमने बात कर दी, और जुडिशरी की हमने बात कर ली। ये तीनों हमारे क्लियर हो गए। ये तीनों समझ आ गए ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। एक फोर्थ भी हाँ है, फोर्थ कौन सा है सोचो जल्दी। मीडिया सर। मीडिया, ठीक है, मीडिया हम कह सकते हैं कि एक फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, बट लेकिन मीडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कुछ और जो लिंक करता है मेनली। देखो मीडिया डेमोक्रेसी का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसको, हम सरकार के point of view से पढ़ रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स सर। ब्यूरोक्रेट्स इज अ पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो वो यहाँ पर आएंगे। उसको भी हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, वो भी आगे आगे बात करेंगे। बट लेकिन सबसे पहले सोचो कि यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और इवन लाइक सबसे कॉमन पॉइंट है वो। ज्योति मैम? सर पंचायत। पंचायत, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर हम इसको लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। और इसमें दो तरह की होती है, एक विलेज पंचायत और दूसरी अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज और विलेज पंचायत, ये भी गवर्नेंस का पार्ट है, और ये इंश्योर करते हैं एक तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, और प्लस साथ में ग्रास रूट गवर्नेंस को। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये, और गवर्नेंस का भी, कि सरकार हमारे यहाँ पर जो गवर्नेंस यानी कि जो सरकार है वो सिर्फ सेंटर में नहीं है, स्टेट में नहीं है, वो पंचायत लेवल पर भी है। पंचायत लेवल पर भी जो है वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और पॉलिसीज बनाई भी जाती है, और पॉलिसीज के रिगार्डिंग सजेशंस भी दिए जाते हैं। और हमारी अप्रोच भी प्रेजेंट टाइम में जो सरकार जो इनिशिएटिव्स ले रही है वो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है। देन उसके बाद यहाँ पर देखो एक पॉइंट और समझो, लेजिस्लेचर में जो है वो इंक्लूड होता है ऑलमोस्ट एमपी एमएलए। ठीक है, ये सभी को पता है। देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव में अगर हम बात करें तो एक तो यहां पर हो गया ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स को यहां पर कहा गया है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो हमारे आईएएस आईपीएस होते हैं या फिर सेक्रेटरीज होते हैं जितने भी, वो सभी इंक्लूड होते हैं परमानेंट ब्यूरोक्रेसी के अंडर। देन उसके बाद यहां पर आपका प्रेसिडेंट भी होता है, जो अगर यूनियन लेवल पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम, ये तीनों जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं यूनियन लेवल पे। और गवर्नर, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर की, ये पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव का एट स्टेट लेवल। तो इन दोनों को लर्न करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और सिमिलर लाइक जुडिशरी की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया, और हाई कोर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह से लिंक करके हम इसको पढ़ सकते हैं। और ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर। देन उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर देखो, हमने एक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं कि हमारे यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पॉलिटी किस तरह की है हमारे पास? डुअल। तो जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, तो हम पार्लियामेंट के साथ साथ यानी कि जो हमारी लोकसभा है उसके साथ साथ हम स्टेट लेजिस्लेचर को भी साथ में पढ़ेंगे। मतलब हम स्टेट लेजिस्लेचर के पॉइंट्स को भी जो है वो साथ में लिंक करेंगे। अगर हमें फीचर्स पार्लियामेंट्री के आ रहे हैं तो सिमिलर फीचर्स जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के भी रहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन द, या फॉर एग्जांपल लाइक आपके लिए क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सिमिलर आप जो है वो जो आपके लोकसभा के फीचर्स रहेंगे उसको ही जो आपको थोड़ा मॉडिफाई करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फीचर्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो हमें आर्टिकल सबसे पहले याद रखने हैं एट अ नेशनल लेवल,
नेशनल लेवल पर या फिर अगर हम इसको बात करें कि यूनियन लेवल पर, तो इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, दैट इज आपका आर्टिकल 74 और सेकंड जो आर्टिकल आता है वो आता है 75। ये दोनों आर्टिकल्स जो है वो डुअल गवर्नमेंट के बारे में या फिर अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं एट यूनियन लेवल, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे आर्टिकल्स रहते हैं यानी कि आर्टिकल आपका 163 और 164, ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बोलते हैं कि स्टेट में भी जो है वो एक तरह से हम ऐसी गवर्नमेंट को देखते हैं जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड होती है, और कहीं ना कहीं इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर हम इस कंसेप्ट को ओवरऑल कहते हैं डुअल गवर्नमेंट। देन यहां पर सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत ने क्यों जो है वो लेकर आई। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट रहता है कि वाई इंडिया जो है वो गो विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको क्या लगता है कि भारत क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ गया? सर फैमिलियर थे यहाँ के लोग हाँ जी, पहले से, फैमिलियर थे इस ठीक है, सिस्टम से, ओके, और पॉइंट? और इजी टू अंडरस्टैंड भी था उनके लिए। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। कोई और पॉइंट्स आप बताओ नरेंद्र। सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे ब्रिटिशर्स ने इसको मतलब उनकी विधान परिषद और विधान पालिका अलग अलग थी तो उसको ही एडॉप्ट किया आगे। वो क्लियर हो गया कि हमें थोड़ा जो है वो फेमिलियरिटी थी विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए थोड़ी सी नहीं हो सकती थी, लेकिन हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में प्रॉपर पता था क्योंकि ये 1853 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसके बाद 1947 तक हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस था विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्लियर होता है फेमिलियरिटी के साथ, और ईजी टू अंडरस्टैंडिंग भी हम यहाँ से लिंक कर दिया। कोई और पॉइंट बताओ पारो साहब। सर किसी एक हाउस की सुप्रीमेसी को अवॉइड करने के लिए। हाँ, तो ये बता सकते हैं कि डिक्टेटरशिप को अवॉइड करने के लिए कहीं ना कहीं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ गए। कोई और पॉइंट? सर रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये भी सही है कि रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए हमारा टारगेट था कि जो भी सरकारी इनिशिएटिव लेगी तो उसमें भी हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम एक जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। कोई और पॉइंट आपके माइंड में हो? एक पॉइंट और रहता है अभी कि जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे ये तो सही रहेगा। कोई और पॉइंट? स्टेबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, तो ये इसका एक तरह से डिमेरिट है। वाई इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो सर ने, जैसा मैम आपने बताया, फेमिलियरिटी का, कि ये सिस्टम से हमें क्लैरिटी थी, पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी और पहले से हम देख रहे थे। और इसका हम बता सकते हैं कि 1853 में जो है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को जब सेपरेट किया गया था तो यहाँ पर मिनी पार्लियामेंट का कंसेप्ट जो है वो भारत में आया। देन इजी टू अंडरस्टैंड वही है कि जब हम जिसको हम 100 साल से पहले से जानते हैं तो उसको समझना और इम्प्लीमेंट करना और ज़्यादा ईजी था। देन उसके बाद डिक्टेटरशिप को अवॉइड करना, ये पारस ने बताया, ये भी अच्छा पॉइंट था। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से सरकार जो है रिस्पॉन्सिबल रहती है, तो ये भी गुड पॉइंट हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर आता है नेचर ऑफ द सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी थी उसका जो नेचर था वो डाइवर्स था, तो वो डाइवर्स नेचर में हमें जो है वो सभी को रिप्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी था। और सभी को रिप्रेजेंटेशन देने का मतलब हो गया कि वाइडर, भाई ज़्यादा सीट्स भी चाहिए, तो वाइडर रिप्रेजेंटेशन तभी इंश्योर होगी जब ज़्यादा सीट्स होंगी। तो उसके लिए भी जो है वो हमने एक तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया। तो ये कुछ बेसिक कारण है जिसकी वजह से जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में आई, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके ऊपर आप कल क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है। 60 वर्ड्स में आपको जो है वो क्वेश्चन बनाना है, और वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो। वाई इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये फीचर्स आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। आप इनको एज एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, प्लस साथ में जो हम इसको आंसर राइटिंग फॉर्म में डिस्कस करें कि पूरा का पूरा आंसर ही फ्रेम करेंगे, तो उस तरह से आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें फीचर की, तो इसमें लिंक होता है एक तरह से
कि एक तो आपको मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा, स्पेशली इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो हम सीधा बता सकते हैं कि इन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, और उसके थ्रू हमें ये क्लियर होता है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल करेगी। जो भी मेजॉरिटी में होगा वो जो है वो रूल करेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है कि मेजॉरिटी पार्टी में जो है वो मान लीजिए टोटल अगर हम बात करें 550 सीट्स हैं, और पूरा अगर आपको मेजॉरिटी में चाहिए तो मेजॉरिटी में हम एक ओवरऑल एग्जांपल देकर समझ रहे हैं कि अबव 50% जो है वो सीट्स आ जाती है। यानी कि सीट्स कितनी आ गई, 52% आ गई। अब 52% तो है वो रूल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 52% में जो लीडर होगा उसको जो है वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे एज अ पीएम, और देन उसको फिर बोलेंगे कि आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करो। जब आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करते हो देन उसके बाद आप जो है वो सरकार बना सकते हो, सरकार चला सकते हो। तो ये इसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। और ये फ्लोर टेस्ट अभी महाराष्ट्र में भी हुआ, जहां पर देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात करें तो वो सीएम बने। उन्होंने को पहले गवर्नर ने एज अ सीएम अपॉइंट किया, देन उन्होंने अपनी मेजॉरिटी को प्रूव किया, और मेजॉरिटी प्रूव करने के बाद जो है वो उन्होंने जो है वो मेजॉरिटी पार्टी रूल को बनाया। तो इससे ये क्लियर होता है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल जो है वो सरकार बना सकता है, और मेजॉरिटी पार्टी रूल ही जो है वो स्टेट में या नेशन में रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर एक कंसेप्ट और लिंक होता है, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे पार्टीज जो है वो एक साथ मिलकर जो है वो सरकार बनाती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी के पास तो 48 सीट्स आ गई, लेकिन उसको मेजॉरिटी उसको 50% क्रॉस करने के लिए 2% वोट्स और चाहिए, 2% सीट्स और चाहिए। तो उसके लिए वो दूसरी किसी एक पार्टी के साथ जो है वो दोस्ती करते हैं, अलाइंस बनाते हैं। इसको कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। और इस केस में भी जो है फिर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको जो है वो सीएम या पीएम बनना चाहिए, और फिर फाइनली उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फ्लोर टेस्ट होता है, मेजॉरिटी प्रूफ होती है, और सरकार बन जाती है। तो ये कॉमन इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा। इससे हमें एक बात क्लियर होती है कि पीएम अपॉइंट हो रहा है, मतलब पीएम अगर अपॉइंट हो रहा है तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि लीडरशिप किसकी रहेगी, लीडरशिप ऑफ पीएम। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल में जो है वो आपका लीडरशिप ऑफ पीएम रहती है। और पार्लियामेंट्री में भी आप इसको लिख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका भी ये फीचर है कि यहाँ पे जो लीडरशिप होगी वो प्राइम मिनिस्टर की होगी। देन उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक कंसेप्ट होता है, दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट, नरेंद्र? सर जैसे पूरी लोकसभा उत्तरदायी रहती है, मतलब कि राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति। सरकार जैसे अभी एक पॉइंट समझो यहाँ पे, सबसे पहले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम थोड़ा सा लेट में पढ़ते हैं। हमने इलेक्ट किए एमपी, ठीक है। उस एमपी में हमने बात की मेजॉरिटी पार्टी की, कि मेजॉरिटी पार्टी रूल होगा। 50% सीट्स 51% सीट लेकर जो आगे चला गया 50%, वो जो है वो मेजॉरिटी पार्टी रूल के थ्रू सरकार बना देगा। अब ये सरकार में कंसेप्ट आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि ये सरकार जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी। सबसे पहले किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, एक तो आपका पार्लियामेंट के लिए, और दूसरा लोकसभा के लिए। अब देखो पार्लियामेंट के लिए तो जनरली रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि एक वाइडर टर्म हम फॉलो करते हैं, लेकिन लोकसभा के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होती है कलेक्टिव सरकार, लोकसभा के लिए पर्टिकुलर में क्यों रिस्पॉन्सिबल होती है, ज्योति मैम? क्योंकि सर लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव होते लोगों के, इलेक्ट किए हुए। हाँ, और यहां पर फिर आप एज एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो प्रेम्बल है उसमें कहा गया है कि वी द पीपल या गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। जो कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, वो कहीं ना कहीं लोकसभा से ही जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है, क्योंकि यहां पर हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। जब हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होंगे तो यही सरकार बनाएंगे ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल के अंडर। तो इसलिए पर्टिकुलरली जो है वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए। अब मुझे एग्जांपल बताओ इसके कि गवर्नमेंट किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है, या लोकसभा किस तरह से गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है यहाँ पे, तो उनके मुझे एग्जाम्पल बताओ।
नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका कि सरकार जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोगों के लिए। और हम देखते भी है लास्ट टाइम ऐसा हुआ भी था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन वो पास नहीं हो पाया, वो अलग बात है। तो ये फीचर रहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कि हमें याद रखना है। देन उसके बाद एक पॉइंट और आता है फीचर में, दैट इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी। क्या होता है ये पॉलिटिकल होमोजेनिटी? ज्योति मैम, पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ? होमोजेनिटी का होमो का मतलब क्या हुआ? सिमिलर सर, होमो का मतलब एक जैसे, एक जैसा। पॉलिटिकली लेवल पर। मतलब यहां पर ये क्लियर होता है कि मेजॉरिटी पार्टी रूल में अपोजिशन के मेंबर नहीं होंगे, उनकी सोच जो है वो सबकी एक जैसी होगी। ये समझ आया सभी को? इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? वन पार्टी रूल मतलब अगर कोई कोalition बनाने की भी जरूरत नहीं है, सबके पास मतलब एक ही पार्टी के पास ऑलरेडी सीट्स आ गई और वो रूल कर रहे हैं। तो इसमें ये पॉइंट क्लियर होता है कि कोई अगर डिसीजन लिया तो उसमें जो है वो पूरी पार्टी के जो है वो आइडियोलॉजी सिमिलर होगी, वो सेम अप्रोच लेकर चल रहे हैं। तो इसको हम इसको इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी। देन उसके बाद सेकंड थर्ड जो पॉइंट यहाँ पर रहता है दैट इज डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का एग्जांपल बताओ पारस मुझे कि डबल मेंबरशिप किस तरह से लिंक हो रही है? मेंबरशिप। हाँ, डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप को हम किस तरह से लिंक कर सकते हैं? सर जैसे कोई एमपी से ये इलेक्ट हुआ है, वो एज एमपी भी काम करता है लेजिस्लेचर में, और एग्जीक्यूटिव में भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो सकता है। एक एमपी मिनिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। मिनिस्टर जब एज अ मिनिस्टर होगा तो उसका काम हो गया एग्जीक्यूटिव, तब वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। लेकिन वही मिनिस्टर एमपी भी है तो वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, तो मतलब कानून बनाने वाली प्रोसेस का भी पार्ट है। तो इसका ये क्लियर मतलब क्लियर होता है कि डबल मेंबरशिप रहेगी, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी होगा और लेजिस्लेचर का पार्ट भी होगा। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं डबल मेंबरशिप। देन उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट फीचर और रहता है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। यहां पर आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, अपर हाउस का क्यों नहीं डिसोल्यूशन होता, लोअर हाउस का क्यों होता है? ये मत बोलना कि वो परमानेंट हाउस है। लोअर हाउस को ही डिसॉल्व करने की बात क्यों की जाती है, अपर हाउस को क्यों नहीं? सर 5 साल के लिए इलेक्ट हुए थे ना वो तो। सर क्योंकि लोअर हाउस को टाइम से पहले भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है या फिर किसी कारण से, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो ये भंग हो जाता है, जबकि अपर हाउस इस तरह से इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। मतलब इनका एक पर्टिकुलर टाइम रहता है सर, 6 ईयर, तो ये उसी टाइम पे। सर शायद इसका इलेक्शन प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि जो इसके जो मेंबर होते हैं अपर हाउस के, वो 2 इयर्स के होते हैं। उनमें से 1/4 जो है वो हर 2 ईयर बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं। एक मैं वर्ड लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, लोकसभा। दैट मीन्स इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डायरेक्ट इलेक्टेड है और यही डायरेक्ट इलेक्टेड सरकार बना रहे हैं। तो जो आपकी सरकार बन रही है वो इन्हीं इलेक्टेड से बन रही है और लोकसभा से ही बन रही है।
तो अगर सरकार को गिराना है, ठीक है, सरकार को डिसॉल्व करना है, मान लीजिए सरकार प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो वो यही करेंगे। और जब ये डिसीजन ले लेते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो गया है नो कॉन्फिडेंस और अब सरकार को डिसॉल्व करना है, तो फाइनली यहीं से ही होगा, और तभी होगा जब ये लोकसभा बोलेगी। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो मेन पर्पस, जो मेन काम जो राज्यसभा का रहता है, वो रहता है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स का, कि स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आपको जो है वो कहां पर मिलेंगे, राज्यसभा में मिलेंगे। तो इसलिए राज्यसभा को जो है वो डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट से लिंक कर रही है, उनका हमारे साथ लेना देना नहीं है। लेकिन लोकसभा हमारे साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, लोकसभा को हम खुद इलेक्ट कर रहे हैं और फिर हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली सेंटर में बैठकर हमारे लिए रूल कर रहे हैं, हमारे लिए जो वो कानून पॉलिसीज बना रहे हैं। तो इसलिए जो है वो लोकसभा को ही डिसॉल्व किया जाता है, लोअर हाउस को ही डिसॉल्व किया जाता है। अगर वो हमारी, मान लीजिए हमने 100 एमपीज को इलेक्ट किया और हमने उनको कहा कि आपको वेलफेयर को प्रमोट करना है, और इन 100 एमपीज ने सरकार बना दी जाके। अब हुआ क्या कि ये अकॉर्डिंग टू वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा हमने कहा था, उसके बाद तो ये अपने लिए सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर ये कर ही कुछ नहीं रहे। तो फाइनली क्या होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा और इन 100 एमपीज को हटा दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं डिसोल्यूशन, और इसलिए ये सिर्फ लोअर हाउस में ही होता है, क्योंकि सरकार ही लोअर हाउस से बनती है। नो डाउट सरकार के कुछ लोग जो है वो राज्यसभा से हो सकते हैं, बट मेनली अगर सरकार ही नहीं रहेगी तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो आपकी राज्यसभा से या सरकार में जो उनका शेयर रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और इसका हम छोटा सा एग्जांपल भी समझ सकते हैं कि अगर कोई पीएम राज्यसभा से है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो पीएम जो है वो सिर्फ एमपी रह जाएगा। क्लियर, समझ आया? हाँ जी सर। देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर आता है, दैट इज हार्मोनी का। हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में मुझे बताओ कि ये किस तरह से रहती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिंपल ही रहता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव होगा या लेजिस्लेचर होगा वो सेम पार्टी से बिलोंग करेगा। जब वो सेम पार्टी से बिलोंग करेगा तो सेम आइडियोलॉजी होगी, तो इससे क्या होगा, एक तरह से हम देखते हैं प्रॉपर जो है वो आपका जो है वो सिस्टम जो है वो क्लियर रहेगा, और बिल्कुल अगर कोई वर्क होगा तो उसमें कोई चैलेंजेस नहीं रहेंगे कि यार हमारी बात नहीं एक्सेप्ट करी, ये हमारे सिद्धांतों के अगेंस्ट है, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होगा, ये हमारी जो पार्टी है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, इस तरह से। तो इसमें सिंपल ये क्लियर रहता है कि एक ही तरह का सिस्टम होगा, एक ही तरह की आइडियोलॉजी होगी, जिसको जो है वो हार्मोनिक की फॉर्म में जो है फॉलो किया जाएगा। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो फीचर इसमें रहता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को हम अगर ऑथ ऑफ सीक्रेसी, सॉरी, एक जो पॉइंट रहता है दैट इज ऑथ ऑफ सीक्रेसी। ऑथ ऑफ सीक्रेसी को किस तरह से लिंक किया जा सकता है? स्पीकर के पास ये पावर होती है, अगर वो चाहे तो जो कैबिनेट मीटिंग्स है उनको सीक्रेटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है। देन उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें जो है वो आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है रिप्रेजेंटेटिव के साथ, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है, और इसको हम ओवरऑल इंक्लूड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में देखो किस तरह से पता चलता है कि सरकार गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, आप इसको एज एग्जांपल लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम अगर हम यहाँ पे बात करें तो दैट इज अडजर्नमेंट मोशन। अडजर्नमेंट मोशन के थ्रू भी जो है वो सरकार की रिस्पॉन्सिवनेस को चेक किया जाता है। और थर्ड जो यहाँ पर आता है दैट इज योर क्वेश्चन आवर। जब हम सरकार से क्वेश्चंस पूछते हैं, हम मतलब पूछने का मतलब है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जब वो सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उससे भी ये क्लियर होता है कि सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए, ठीक है। साथ में जो और भी हम एक्स्ट्रा अगर बात करें जिनको हम जो है वो बता सकते हैं कि एक तो जो आपका इलेक्टेड या फिर जो आपका डिक्टेटरशिप होती है उसको अवॉइड करती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और एक जो यहाँ पर साथ में बता सकते हैं कि आपके पास हमेशा जो है वो एक अल्टरनेटिव
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रेडी रहती है, यानी कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है वो हमेशा रहता है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो हमारे पास फीचर है, या अगर हम बात करें ऑप्शन, वो हमेशा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि 51 और 49 की सीट्स थी, और ये जो 51 आई, इसमें जो है वो दो पार्टीज ने मिलकर जो है वो 51 सीट्स बनाई। हो सकता है कल को यहाँ से ये पार्टी मना कर दे और ये पार्टी यहाँ पर चले जाए और इस साइड पे 49 से 51 हो जाए, तो फिर ये वाली पार्टी जो है वो ये वाली साइड जो है वो सरकार बना देगी। तो इससे ये क्लियर होता है कि आपके पास जो है वो हमेशा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है। और जब भी यहाँ पर याद रखना कि मान लीजिए यहाँ पर अभी 51 है और 2 पर्सन यहाँ से 49 की तरफ चले गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो यहाँ पर सरकार बनी थी वो डिसॉल्व हो गई, क्योंकि वो अपनी मेजोरिटी को लूज कर गए। तो इसको भी जो है वो यहाँ पर हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये समझ आ गया? हाँ जी सर। वाइडर रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाइडर रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करती है। प्लस साथ में अभी हमें पढ़ना है कि चैलेंजेस क्या क्या है। आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है? नरेंद्र आप बताओ, क्या क्या चैलेंजेस लगते हैं आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सर जैसे एक तो सर यही पारदर्शिता का थोड़ा सा इसमें कमी रहती है, अभाव रहता है सर, ट्रांसपेरेंसी का। बचने आप एक फेज तो आप सीख गए हो कि ये जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं इनको लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं उनको जरूर ऐड करो, क्योंकि वो एक कॉमन है, हमेशा याद रहेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी का एक कंसर्न रहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, हालांकि ये प्रेसिडेंशियल में भी रहता है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इशू। ओके, सेकंड पॉइंट, अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट। गुड मैम, आपने अच्छा यहाँ पे जो है वो वर्ड को यूज किया, अनस्टेबल गवर्नमेंट। फिर आप इसका एग्जांपल भी बताओ कैसे। नो कॉन्फिडेंस मोशन सर कभी भी डिसॉल्व कर सकता है गवर्नमेंट। हाँ, तो अब आप यहाँ पर लिखोगे डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। वो कभी भी हो सकता है, कभी भी मेजॉरिटी पार्टी अपनी जो है वो मेजॉरिटी लूज कर सकती है। जैसा अगर फॉर एग्जांपल लाइक इस बार हो कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करें तो एक कोalition गवर्नमेंट बन रखी है, लाइक बहुमत, वो सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए था, तो अगर दूसरी पार्टी वाले चले जाए तो अभी प्रॉब्लम फंस सकती है सरकार को, फिर वो मेजॉरिटी प्रूफ करनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक जो है वो चैलेंज रहता है। और क्या चैलेंज रहते हैं पारस, आप बताओ। सर लैक ऑफ कोऑपरेशन हो सकता है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 197 में बताया है। कैसे, एग्जांपल दो। सर जैसे कि ऐसा रख लो कि कोई अगर बिल पास होता है, फॉर एग्जांपल स्टेट लेजिस्लेचर के उसमें रखते हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर वो 4 मंथ के लिए मैक्सिमम जो है क्या बोलते हैं वो किसी बिल को रिटेन कर सकता है, जो सेकंड हाउस होता है। हाँ जी। फॉर एग्जांपल ऐसा रख लो कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करती है और अगर उसको वापस वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजती है और अगर वो उसको अमेंड करती है तो उसको क्या बोलते हैं नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी एक बन सकता है। कोई और पॉइंट आपके माइंड में हो? सर जैसे आपने बताया था कि ये परमानेंट इन नेचर नहीं होता है, इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट होती है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं कि जो आपकी पॉलिसीज है वो, जैसे मान लीजिए अभी कोई सरकार 3 साल उसको काम करते हुआ फिर वो डिसॉल्व हो गई, फिर उसका दूसरी सरकार आई, 2 साल उसने काम करना था तो उसने अपनी पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी, तो पिछली फिर चली गई। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एनपीएस और ओपीएस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। एक बोलती है हटा देना है, दूसरी बोलती है लगा देना है। तो ये आप इसको बता सकते हैं एज ए एग्जांपल, आप इसको लिख सकते हैं कि नो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज में। देन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट जो है वो चैलेंज रहता है, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर, कि जो आपका ये कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा सेपरेशन ऑफ पावर से अलग है।
एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों सिमिलर होते हैं। एक और यहाँ पर चैलेंज रहता है, वो हम बता सकते हैं इलेक्टेड डिक्टेटरशिप का। मुझे इसका एग्जाम्पल बताओ इलेक्टेड डिक्टेटरशिप का। सर फॉर एग्जांपल अभी सुक्खू गवर्नमेंट को ही ले लेते हैं सर। सुखू गवर्नमेंट का एग्जाम्पल इलेक्टेड डिक्टेटरशिप, ठीक है। तानाशाही कह सकते हैं, बट कोई और एग्जाम्पल? जैसे कि सर चलो क्योंकि वो उनके पास अभी भी स्टिल ऐसा है कि अगर अगर एमपी इधर उधर चले जाए तो सरकार गिर सकती है। सॉरी, एमएलए इधर उधर चल जाए तो सरकार जा सकती है। सिटीजनशिप एक्ट आया था सर, उस वो भी पाकिस्तान वाला वो एक्ट 3। वो तो एक तरह से हो गया ना कि सुननी ही नहीं किसी की, नहीं, वो इलेक्टेड ही नहीं हुआ। सरकार अगर सुन नहीं रही है तो दैट मीन सरकार हो सकता है ना कि उससे भी वेलफेयर प्रमोट ही हो रहा हो। अब वो फार्म बिल हो सकते हैं या सिटीजनशिप बिल की अगर हम बात करें, हो सकता है वो फेवर में, तो इसलिए सरकार अब सरकार का कठोर डिसीजंस भी तो लेती है, तो उससे हम इलेक्टेड तो नहीं कह सकते, वो इलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो गई। इलेक्टेड डिक्टेटरशिप का क्या मतलब सर? 400 पार, जब अपोजिशन की वैल्यू ही ना रहे, जब अब सरकार से सवाल पूछने का ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो वो इलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो गई। समझ आया? हाँ जी। यस सर। जब हमने ये कह दिया कि सरकार के पास 450 प्लस सीट्स आ गई, अब जब 450 सीटें आ गई, तो उसके बाद ये डर ही नहीं रहा कि नो कॉन्फिडेंस आएगा, adjournment मोशन आएगा या कुछ और आता है। अगर कोई बिल शाम को लगता है यार सुबह ये वाला बिल बनाना है, तो जैसे सुबह चाय बनानी है वैसे बिल बना दिया, तो अपनी मर्जी हो रही है। तो ये इलेक्टेड डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल हो गया। तो ये कुछ जो है वो चैलेंजेस हैं जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ हमेशा लिंक करते हैं। हम इनको लर्न कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर उसके बाद कंक्लूजन बनाना है इसका। चलो इस बार आज आप बनाओगे कंक्लूजन। कंक्लूजन बनाओ, इसका क्या बनेगा? कौन बनाएगा? नरेंद्र, आप ट्राई करोगे? सर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बनाना है फीचर्स, सर, हाँ, इसमें जो कंक्लूजन चुनौतियां। हमें बनाना है। हाँ, सर कंक्लूजन में दे सकते हैं देश जैसे कि इंडिया और ब्रिटेन आदि देशों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी भी काम कर रही है, और हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां हैं, फिर भी जैसे इंडिया की बात की जाए तो हमारे देश ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जरिए काफी विकास प्रगति की है, देश में अनेक योजनाएं बनाई है। सर फिर कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के नाम देके इसको एंड कर सकते ठीक है। मैम आप बताओ। सर ये हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, उन्होंने हमारे लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम चूज किया है, तो टाइम टेस्टेड फीचर है ये। ठीक है, हमारे लिए फेमिलियर भी था उस टाइम, और अभी इसमें और काम करने की जरूरत है। जो चैलेंजेस है वो एड्रेस करके आगे गुड गवर्नेंस की तरफ जा सकते हैं। ओके, पारस आप बताओ। सर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक तरीके से सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में उभर के आई है, जो कि किसी कंट्री को की पॉलिसीज को शेप देने या फिर उनके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल को लेके जो है बहुत अच्छा जो एक भूमिका निभा रही है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, आप सभी के पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। हम इसमें कुछ और थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बता सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो भारत में एक कंसेप्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको प्रमोट करता है। पहला पॉइंट, पहली लाइन ये लिख सकते हैं, स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस, बट लेकिन
हम इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की फॉर्म में, जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बनी रहे और प्लस साथ में लोगों का ट्रस्ट जो है वो भी जो है वो सरकार और संविधान दोनों में प्रॉपरली बना रहे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे रहेगा कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर हम जो डिफरेंट फॉर्म्स है न्यू लाइक आपका ई गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस, इन कंसेप्ट को भी जो है वो साथ में कंक्लूजन में इंक्लूड कर सकते हैं। ओवरऑल ये कंप्लीट होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम सिर्फ कंपेयर करेंगे कि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रहती है वो कहां पर है और उसके क्या फीचर्स है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले या कहां पर देखी जाती है? सर यूएसए, और कोई एग्जांपल? रशिया, रशिया और चाइना, कोई और एग्जांपल? सर तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, कोई और एग्जांपल? फ्रांस? नॉर्थ कोरिया। फ्रांस वहां पे डिक्टेटरशिप है, वहां ओके का सॉरी कौन है? सर। इटली सर, इटली, इटली के प्राइम मिनिस्टर, इटली का प्रेसिडेंट है? जॉर्जिया मेलोनी, चलो मतलब ऑलमोस्ट आपके जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर हम देख सकते हैं, या फिर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट भी हम कहते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल रह सकता है। अब देखो क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो एक बात आती है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा या हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल में कौन है और पार्लियामेंट्री में कौन है, उस तरह से इसको कवर करते हैं। तो सर यहां पर हो गया प्रेसिडेंट और यहां पर हो गया पार्लियामेंट। हेड ऑफ द स्टेट यहां पर होगा प्रेसिडेंट और यहां पर होगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट यहां पर आता है कि जो आपका प्रेसिडेंट है वो किस फॉर्म में होंगे, इलेक्टेड होंगे प्रेसिडेंशियल में या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे पार्लियामेंट्री में। तो एक पॉइंट मतलब मैंने ही बता दिया आपको ये, ठीक है। जो आपका प्रेसिडेंशियल होगा इसमें जो होगा वो इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और पार्लियामेंट्री में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो ये एक बेसिक जो वो फीचर हो गया। देन उसके बाद अगर हम अदर पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे बात करें कि जो फीचर्स रहेंगे उसमें जो कैबिनेट होगी, कैबिनेट यानी कि आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जो है वो अंदर एक छोटी सी जो न्यूक्लियस होता है। अभी प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, इसमें और पार्लियामेंट्री में मुझे बताओ कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या इसमें कोई एमपी या अगर हम बात करें जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वहां से कोई पर्सन जो है वो आपका कैबिनेट में हो सकता है या नहीं हो सकता है? दोनों अलग अलग काम करती है सर, लेजिस्लेचर अलग और एग्जीक्यूटिव अलग। हाँ, तो दैट मीन्स कि ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कैबिनेट होती है वो प्रेसिडेंट खुद जो है वो डिसाइड करते हैं और वो इलेक्टेड नहीं होते हैं जनरली। जैसे अभी रिसेंटली अपॉइंट भी कर रखा है काफी पर्सनालिटीज को। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कैबिनेट होती है वो जो है वो पार्ट होती है लेजिस्लेचर का, यानी कि मिनिस्टर्स जो कैबिनेट का पार्ट बनते हैं वो एमपी भी होते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ जी सर। देन उसके बाद आया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब मुझे बताओ कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी नहीं होती है? प्रेसिडेंशियल नहीं होती सर, और तो ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल नहीं होती है लेकिन जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। देन उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई डिसोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन जो आपका यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें लोअर हाउस को डिसॉल्व किया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट जो है वो कहाँ पर अप्लाई होता है सबसे ज्यादा? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर लिंक कर रहा है फेडरलिज्म के साथ। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सेपरेशन यहां पर भी होती है, लेकिन यहां पर कुछ यूनिटरी फीचर्स भी रहते हैं। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है
एग्जीक्यूटिव का, कहां पर किस तरह की एग्जीक्यूटिव होगी, सिंगल एग्जीक्यूटिव कहां पर होगी और डुअल एग्जीक्यूटिव कहां पर होगी, और कौन कौन इंक्लूड होगा। सिंगल एग्जीक्यूटिव में कौन इंक्लूड होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही जो है वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो यहां पर डुअल एग्जीक्यूटिव होती है। कौन कौन होती है यहां पर डुअल एग्जीक्यूटिव में, एक तो प्रेसिडेंट और दूसरे पीएम। तो ये दोनों के दोनों याद करने काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मुझे बताओ क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी इसमें से स्टेबल होगी या नहीं होगी। क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म, प्रेसिडेंशियल सर प्रेसिडेंशियल स्टेबल होगी या नहीं होगी, होगी सर। और पार्लियामेंट्री, सर नहीं सर, प्रेसिडेंशियल भी इसमें सर मतलब इम्पीचमेंट से तो निकाल प्रेसिडेंशियल सकते फॉर्म हैं ऑफ सर। गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेबल होती है। वहां पे पॉलिसीज को कंटिन्यू किया जाता है, पॉलिसीज को चेंज नहीं किया जाता। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिसीज को चेंज, नई पॉलिसीज बन जाती है, जैसा एनपीएस ओपीएस वाला एग्जांपल हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद एक लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि वाइडर रिप्रेजेंटेशन कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादा होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको राज्यसभा और लोकसभा मिलेंगे और उसमें सीट्स भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं उसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको 100 ही जो है वो सीट्स देखने को मिलती है, दो एक स्टेट से। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा में तो हमारे पास कितनी सीट्स है राज्यसभा में, 245। 245। तो दैट मीन्स हमारे पास जो है वो वाइडर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमने प्रॉपर जो है वो पूरा जो है वो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आज कवर किया है। आप कोई डाउट हो किसी के।